आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। और फिर इसी से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पढ़ाएंगे। केमिकल रिएक्शन ये आपके लिए नया टर्म सुना हुआ नहीं, ये आप नीचे क्लासेस में ही अंडर 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, यानी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहा जाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। अब फिर यहाँ पर दो टर्म आ गए, एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल, स्टार्टिंग केमिकल सब्सटेंस आप यूज करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है, और उनके केमिकल रिएक्शन के बाद में जिस सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उन्हें प्रोडक्ट कहा जाता है। तो रिएक्टेंट का डेफिनेशन आ गया, द केमिकल सब्सटेंस व्हिच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, while product is the chemical substance which is formed during chemical reaction and or which is formed after the completion of reaction। यानी कि जो रिएक्शन में बनता है वो प्रोडक्ट और जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शन के सिंपल डेफिनेशन से रिलेटेड है। कुछ एक एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। जैसे आप पढ़े हुए होंगे C+O2 it gives CO2। अब इस केमिकल रिएक्शन में कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन और ऑक्सीजन को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। ये रिएक्टेंट्स हो गए, और फॉर्मेशन किसका हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज अ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के रूप में काम कर रहा है। अब केमिकल रिएक्शन का मतलब तो हो गया ये। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? ध्यान से समझना। केमिकल रिएक्शन में जो स्टेटमेंट लिखते हैं, कार्बन बॉन्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, जहां कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट हुआ। इसी स्टेटमेंट को अगर हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, देन द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी किसी केमिकल रिएक्शन के स्टेटमेंट को, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड केमिकल। यहाँ एग्जांपल से केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन को समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज अगर आप एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, carbon react with oxygen to form carbon dioxide, अब इस पूरे स्टेटमेंट को हम लोग केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। ये केमिकल रिएक्शन हो गया। अब इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करो, ध्यान से पढ़ोगे खुद समझ में आ जाएगा। कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यानी रिएक्शन किनके किनके बीच में हो रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, टू फॉर्म, और फॉर्मेशन किसका हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट के रूप में काम कर रहे हैं, और कार्बन और ये ऑक्सीजन रिएक्टेंट के रूप में काम कर रहा है। कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कार्बन की जगह पर कार्बन का फार्मूला, ऑक्सीजन की जगह पर ऑक्सीजन का फार्मूला, और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला अगर लिखते हैं, देन द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। कार्बन का फार्मूला होता है C, ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है। केमिकल इक्वेशन में हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जाता है। अधिकांश एलिमेंट मोनोएटॉमिक है, एलिमेंट की बात कर रहे हैं। कुछ एक डायटोमिक है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, ये सभी जो है वो डायटोमिक में आते हैं। यानी कि डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक का नंबर लिमिटेड है, उनको याद कर लो, और बाकी सब जो है मोनोएटॉमिक फॉर्म में। तो कार्बन
रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए O2 लिखा जाएगा टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? CO2। अब इस एरो के लेफ्ट साइड में जितने सारे केमिकल सब्सटेंस होंगे दे ऑल आर कलेक्टिवली नोन एज रिएक्टेंट, उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है। और इस एरो के राइट साइड में जितने सारे पार्ट हैं उन्हें हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। एक से ज्यादा प्रोडक्ट और एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन के नेचर के ऊपर में। ये जितनी बात बता रहे हैं ये अब सब आप जानते हैं, ये अंडर 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपका रिवीजन भी एक तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर ये केमिकल इक्वेशन, एक और एग्जाम्पल बताते हैं। केमिकल रिएक्शन में दिया हुआ है हाइड्रोजन react with oxygen to form water. Hydrogen react with oxygen to form water. यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसका केमिकल इक्वेशन लिखना है तो हाइड्रोजन डायटोनिक है H2, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी डायटोनिक है O2, और ये फॉर्मेशन किसका कर रहा है? वाटर का, और वाटर का फार्मूला होता है H2O। तो ये केमिकल रिएक्शन था और अब ये केमिकल इक्वेशन हो गया। तो हमको लगता है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में फर्क समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट को अगर सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें देन इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं इसके एक स्टेप और। केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद में हमें यह आइडेंटिफाई करना होता है कि वो इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अब ये कैसे पता चलेगा? अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड इन लेफ्ट हैंड साइड are equal to the number of atoms in right hand side, then the chemical equation is called balanced chemical equation। यानी जितने इक्वेशन में इन्वॉल्व हुए हैं एलिमेंट उन सब के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ में अगर बराबर बराबर हो तब उस कंडीशन में उन्हें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और अगर ये इक्वल नहीं है देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तब उन्हें अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा। पहले चेक करते हैं इसे। देखो एलिमेंट कौन कौन है? एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का नंबर लिख लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का नंबर 2 है, ऑक्सीजन का नंबर भी 2 है। प्रोडक्ट साइड में भी इसी सीक्वेंस में एलिमेंट को लिखोगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब देखो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स कितना है? यहाँ 2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स 2, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 1। राइट हैंड साइड में नीचे में नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रोजन के राइट साइड में 2 है इसलिए इसका नंबर ऑफ एटम्स 2 हुआ। ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 1। अब दोनों को कंपेयर करो, देखो हाइड्रोजन तो दोनों साइड में इक्वल है लेकिन ऑक्सीजन इधर लेफ्ट साइड में 2 है और यहाँ 1 है, यानी कि दोनों बराबर नहीं है। और अगर ये बराबर नहीं है तब उस कंडीशन में वैसे केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। यानी कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करते हैं। अगर दोनों तरफ में इक्वल इक्वल है तब वो बैलेंस्ड होगा। कोई भी अगर एक एलिमेंट का एटम डिफर कर गया, बराबर नहीं है, तब हम लोग अनबैलेंस्ड करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करें कि बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। जैसे आप सुने होंगे, when sodium chloride is treated with silver nitrate AgNO3 solution, it results the formation of sodium nitrate and silver chloride AgCl, इनका फॉर्मेशन करता है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। करोगे क्या? दोनों तरफ के नंबर ऑफ एलिमेंट को एक ही सीक्वेंस में लिखोगे। यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले कौन सा एलिमेंट है? सोडियम,
क्लोरीन, सिल्वर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इस साइड में इसी सीक्वेंस में लिखोगे सोडियम, क्लोरीन, सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब इन सब का नंबर ऑफ एटम्स, सोडियम पूरे इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे, सोडियम का नंबर ऑफ एटम 1, क्लोरीन का नंबर ऑफ एटम 1, सिल्वर का नंबर ऑफ एटम 1, नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम 1, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम 3। प्रोडक्ट साइड में काउंट करते हैं, सोडियम का नंबर ऑफ एटम 1, क्लोरीन, देखो क्लोरीन का नंबर ऑफ एटम यहां लिखा, क्लोरीन का नंबर ऑफ एटम 1, सिल्वर का नंबर ऑफ एटम 1, नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम 1, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम 3। यहाँ ये अब देखो सभी बराबर हैं, यहाँ कोई डिफर नहीं कर रहा है। सोडियम 1 1, क्लोरीन भी 1, सिल्वर 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, यानी कि दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम सारे एलिमेंट के इक्वल है। तो वैसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करते हैं, यानी ये एग्जाम्पल हो गया आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, बैलेंस्ड। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, CH4 मीथेन का फार्मूला है, इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2। अब ये चेक करना है, देखो यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एलिमेंट लिख देते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इसी सीक्वेंस में इधर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का नंबर ऑफ एटम, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, देखो कार्बन का नंबर ऑफ एटम यहाँ नहीं, इसका मतलब 1, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम 4, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम 2। इस साइड में कार्बन का नंबर ऑफ एटम 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो टोटल काउंट करेंगे प्रोडक्ट साइड का, ऑक्सीजन 2 एंड 1 3, तो यहाँ 3। अब देखते हैं दोनों तरफ में इक्वल है या नहीं। कार्बन तो इक्वल है, लेकिन हाइड्रोजन का नंबर डिफर कर रहा है, ऑक्सीजन का नंबर भी डिफर कर रहा है, तो कोई भी एक डिफर करता तो अनबैलेंस हो जाता। इसका मतलब अब ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड नेचर का हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आपको अंडर 10th क्लास में बताया गया होगा, आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़े होंगे। इसी तरह से हर एक नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग लिख करके और फिर काउंट करते थे, आइडेंटिफाई करते थे कि दैट द गिवन केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। लेकिन चूंकि अब आप 11th में इनको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में बिल्कुल इसी तरीके से। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में हर एक एलिमेंट को इतना इतना लिख करके हम लोग काउंट नहीं करेंगे। एक एक एलिमेंट को उसी वक्त में लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड उसको मिला करके काउंट करेंगे और फिर देखेंगे कि वो बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। जैसे हम लोग जो अप्लाई करेंगे वो suppose the our calcium carbonate react with sulfuric acid to form calcium sulfate, water and carbon dioxide, इतने का फॉर्मेशन करता है। अब इसे देखना है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। अब सारे एलिमेंट लिखेंगे नहीं, वो 9th स्टैंडर्ड तक का वो हम बताए थे ताकि आपको याद आए। यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे कैसे जोड़े। एक एलिमेंट यहाँ देखे कैल्शियम, कैल्शियम और कहीं नहीं, कैल्शियम का नंबर ऑफ एटम कितना है 1। प्रोडक्ट साइड में देखो कैल्शियम का नंबर ऑफ एटम 1 बराबर है कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 एंड 4 7, ऑक्सीजन 4 1 5 एंड 2 7। फिर से देखो 4 एंड 1 5
and 2 7, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 सल्फर 1, यानी सारे एलिमेंट के आइटम दोनों साइड में बराबर है। आप अगर लिखोगे तो भी उतना ही आएगा। इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आएगा, ये बैलेंस्ड हुआ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट ऑन ट्रीटमेंट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब इसे देखना है कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस्ड। वही कंसेप्ट, सोडियम का नंबर ऑफ एटम, यहां देखो सोडियम का नंबर ऑफ एटम कितना आ रहा है 2, सोडियम 1 और कहीं नहीं है, यानी सोडियम का नंबर ऑफ एटम डिफर कर गया। और कोई भी एक पता चल गया कि वो बराबर नहीं है तो आपको पूरा काम करने का जरूरत भी नहीं है। द केमिकल इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, यानी बैलेंस्ड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सबको काम करना पड़ेगा। और अनबैलेंस में कोई भी एक डिफर कर गया, स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि वो दोनों तरफ में इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड हो गया। तो सबसे पहले तो आपको ये करना होगा, अभी तक हम लोग 9th स्टैंडर्ड में ही हैं, कोई केमिकल इक्वेशन दिया हुआ रहे तो हाँ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। थोड़ा सा कुछ एक क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस भी करोगे आइडेंटिफाई करने का कि वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अब जब हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन सा केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, कौन सा केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, तो अब बात आती है कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे। यानी कि अभी हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब इस बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के लिए 11th स्टैंडर्ड में 3 मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ये हम लोगों को 11th में ही पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में, और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। ये हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट है हिट करना यानी कि देखना चेंज करके, HEAT गर्व नहीं कर रहा है। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग कोई चेंजेस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं कि अब इसमें क्या चेंजेस आया, जो कि आप नीचे क्लासेस में यानी कि अंडर 9th क्लास में पढ़ते हैं, यानी उसी पार्ट में यहाँ पर रिपीट किया गया है। और बाकी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, 11th क्लास में है वो वहाँ पर आएगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर H2, जैसे जो स्टेप बता रहे हैं आप अपनी कॉपी में भी उसी अनुसार से लिखोगे और वैसे ही प्रैक्टिस करोगे। इंस्ट्रक्शन फॉलो करना जरूरी है, नहीं तो आगे जाकर के परेशानी बढ़ जाएगी आपके लिए। पहले ही बता रहे हैं कि अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपका अंडर 9th का ही बात है। न्यूमेरिकल जब बनाने लगेंगे हम लोग तब वो 11th में शिफ्ट करेंगे, लेकिन ये बेसिक पार्ट में अगर कहीं किसी को दिक्कत हो तो वो आगे प्रॉब्लम ना करे, इसलिए इस पार्ट को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ये केमिकल इक्वेशन है। अब पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। काउंट करो, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स 2, यहाँ भी हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स 2, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स 2, यहाँ ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम 1। राइट साइड में ही नंबर ऑफ एटम होता है, तो ऑक्सीजन का नंबर डिफर कर रहा है, इसका मतलब ये तय हो गया कि द केमिकल इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, ये अनबैलेंस्ड नेचर का है। अब इसे बैलेंस करना है तो इसी इक्वेशन को फिर से यहाँ नीचे लिखोगे, H2 प्लस O2 इट गिव H2, यहाँ लिखिए। अब इसे हम लोग को बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करते हैं, और इस हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको ऑप्शन दिया गया है मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
और कहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आगे में। H2 के आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से, O2 के आगे कर सकते हैं, H2O के आगे कर सकते हैं। पीछे में आपको राइट नहीं दिया गया, वहां मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बीच में आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि जहां भी मल्टीप्लिकेशन करना होगा वो आगे की तरफ होगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जिधर नंबर कम होगा उधर मल्टीप्लाई कर उसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मान लिया, उससे फर्क क्या पड़ेगा? अगर एक मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लेते हैं H2SO4, तो अभी इस H2SO4 में हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स 2 है, सल्फर का नंबर ऑफ एटम्स 1 है और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम 4 है। अब अगर आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे आप यहाँ 5 लिखे तो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन इन सभी के नंबर ऑफ एटम 5 से मल्टीप्लाई हो गए। यानी हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम जहां पहले 2 था, अब 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 टू जा कितना हो गया? 10। सल्फर का नंबर ऑफ एटम 5, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम 5 4 जा 20। इसका मतलब इन सब को 5 से मल्टीप्लाई किया गया। तो आगे में किसी मॉलिक्यूल का जब आप नंबर यूज करते हो तो पीछे के जितने सारे एटम्स हैं उन सब को मल्टीप्लाई कर देता है, यानी कि वो सब के लिए यूज हो जाता है। इस कंसेप्ट का यूज करके अब यहाँ पर आते हैं हम लोग। जैसे ही पता चलेगा कि वो अनबैलेंस है तो इसी को बैलेंस मत करो, उसके नीचे में ऐसे लिखने के बाद मत लिखिए। देखो करते हैं, हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम्स 2, यहाँ 2 बैलेंस है। ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स 2, यहाँ नंबर ऑफ एटम्स 1, तो ये 1 है, इधर 2 है, तो इसे 2 करना होगा। तो 2 करने के लिए आप यहाँ नहीं कर सकते, अभी बताया, बीच में नहीं कर सकते, कहाँ कर सकते हैं मल्टीप्लाई? आगे में। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम कितना हो गया? 2। इस मेथड का नाम हीट एंड ट्रायल मेथड इसलिए पड़ा क्योंकि जैसे ही आप एक चेंज करोगे तो फिर से सबको काउंट करेंगे, फिर से सब ऑब्जर्व करेंगे कि अब क्या चेंजेस हो रहा है। जैसे अगर मान लीजिए आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, टेस्ट ऑर्गेनाइज किए, बताया कि आपको टेस्ट देना है और आप उसमें सीरियस नहीं, आप एब्सेंट है, असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे, तो हम हिट करेंगे। मैसेज किया कि देखो ये तुम पढ़ नहीं रहे हो, फिर ऑब्जर्व करेंगे कि अभी चेंजेस आया है या नहीं है, फिर देख रहे हैं कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, फिर और दूसरे तरीके से फिर हिट करेंगे, यानी कि हर बार हिट करके फिर ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ हिट की 2 से मल्टीप्लाई और फिर काउंट करते हैं। देखो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स 2, यहाँ हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स 2 2 जा 4, यहाँ नंबर ऑफ एटम्स 4 हो गया, ये 4 है और यहाँ 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब फिर काउंट करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2, यानी कि दोनों तरफ में केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। एक और करते हैं, सपोज कार्बन react with oxygen to form carbon monoxide। कार्बन के 2 ऑक्साइड होते हैं, डाइऑक्साइड एंड मोनोऑक्साइड। समटाइम्स जब ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है तो डाइऑक्साइड की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसके बारे में सोचना है, यानी यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। नंबर ऑफ एटम्स कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 और यहाँ ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम 1, यानी कि यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो ये अनबैलेंस्ड हुआ। तो पहले आप ये लिखोगे, फिर से रिपीट कर रहे हैं, उसी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करोगे, अनबैलेंस्ड है, और फिर से इस केमिकल इक्वेशन को लिखो, C + O2 इट गिव्स CO। और बैलेंस करने के लिए आप किसी दूसरे कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कार्बन यहाँ 1 है, 1 हो गया, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स 2 है और यहाँ 1 है, तो बैलेंस करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? 2। अब फिर से देखो, कार्बन 1, यहाँ कार्बन का नंबर कितना हो गया? 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर काउंट करो, कार्बन 2, कार्बन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, यानी अब जाकर के केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो रहा है। तो जब बैलेंस करना हो तो इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे, तो जब कभी भी आप अपने नोटबुक को पलट करके देखेंगे सब कुछ फ्लैशबैक में याद आने लगेगा, और जल्दी जल्दी में आप शॉर्ट करके अपनी कॉपी में बनाओगे
तो फ्यूचर में जाकर के परेशानी होगी। बेस मजबूत होना ज्यादा जरूरी है। आईआईटी का 4 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए, वो पढ़ाई नहीं है। उस क्वेश्चन तक समझने के लिए अगर आप बेसिक पार्ट ही 2 4 5 बना लिए हैं, वो कहीं ज्यादा बेनिफिट है। कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। Suppose the methane burns in the presence of oxygen to give carbon dioxide and water H2। अब पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, अनबैलेंस है, पता चल गया। आगे काउंट करने का जरूरत भी नहीं पड़ता। यहां लिखिए अनबैलेंस्ड हो गया। अब इस अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड करना है तो फिर से इसे लिखेंगे CH4 plus O2, it gives CO2 plus H2। देखो कार्बन 1 बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 4 और यहां हाइड्रोजन 2 है, तो 2 को 4 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से। यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही आप करोगे फिर से सारे प्रोसेस को रिपीट करेंगे, यानी फिर से काउंट करेंगे। फिर कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2। अब यहां ऑप्शन देखो 2 एंड 2, यहां ये 2 से मल्टीप्लाई है, 2 एंड 2 4, तो इस साइड में 4 ऑक्सीजन है, यहां 2 ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर काउंट करो कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 एंड 2 4। पहले ये 1 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 2 हो गया, तो यानी अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। कुछ और एग्जांपल्स आते हैं। Na2CO3 plus HCl, it gives NaCl plus H2O plus CO। देखते हैं सोडियम 2, यहाँ सोडियम 1, इसी जगह पर पता चल गया कि ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, तो यहाँ पहले आप इसको अनबैलेंस्ड लिखो और फिर से इसको नोट करते हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है प्लस HCl, इट गिव NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। अब नंबर ऑफ एटम्स काम करते हैं 70। सोडियम नंबर ऑफ एटम्स 2, यहां 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से काउंट करो सोडियम 2, यहां क्लोरीन 1 है, यहां क्लोरीन कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर काउंट करो सोडियम 2, कार्बन 1 ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 एंड 1 3, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। बिल्कुल एकदम इत्मीनान से इसके ऊपर में कंसंट्रेट करना है। ये अल्फाबेट है, हमें पढ़ना है कैलकुलेशन रिलेटेड टू केमिकल इक्वेशन, लेकिन वो तभी बनेगा आपसे जब इस पे कमांड रहेगा, यानी यहां मिस्टेक नहीं हो। और अगर इसको आप सीरियसली नहीं लेंगे वहां अटक जाएंगे और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत इत्मीनान से आपको लेकर चल रहे हैं, एकदम आराम से उतने ही पार्ट को दे रहे हैं जितना आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर एनालिसिस किया जाए कि जब आप आए थे और अभी तक में कितने कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से पढ़े हैं, तो वहां पर आपको डिफरेंसेस समझ में आएगा।
मेरा मानना है कि पूरी कॉपी भर जाए, लेकिन अगर समझ में नहीं आए तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया। आप 5 पेज ही पढ़ो, लेकिन अगर वो 5 पेज आपके दिमाग में है, आप उस पार्ट को समझ सके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, तब उससे पढ़ाई माना जाता है। इसलिए इत्मीनान से चल रहे हैं। तो जैसे जो स्टेप बता रहे हैं, आप इन सब एग्जाम्पल्स को कॉपी में लिखोगे भी, और कोशिश करोगे कि जैसे ही अनबैलेंस हो गया तो सीधा सीधा इसको कॉपी नहीं करें, इसको बैलेंस करें, यानी कि खुद से थोड़ा कोशिश भी करेंगे। अब 2 और एग्जाम्पल यहां बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट को एक अलग कंसेप्ट दिया जा रहा है कि वो किस तरीके से करेंगे। जैसे आप बेंजीन का नाम सुने होंगे, बेंजीन हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, ये हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल में आता है, क्योंकि यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन है। इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, CO2 प्लस H2O, ये बेंजीन है। अब इन्हें हमको आइडेंटिफाई करना है पहले कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस। ये तो दिख रहा है यहीं पर, कार्बन का नंबर ऑफ एटम 6 है और यहाँ 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। अब इसको बैलेंस करने के लिए फिर से इस इक्वेशन को लिखते हैं, C6H6 प्लस O2 इट गिव CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2। अब नंबर ऑफ एटम्स के बैलेंस करते हैं। कार्बन का नंबर ऑफ एटम 6, यहां नंबर ऑफ एटम 1, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम 6, यहां 2 है, 3 2 6 हो गया। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां 2 है, यहां 6 2 12 एंड 3 15 हो गया। इधर 15 है और इधर 2 है, यही प्रॉब्लम हो गया। अगर इधर 14 होता तो इसको 7 से कर देते, अगर इधर 16 होता तो इधर 8 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन उधर 15 है और इधर 2 है, तब कैसे करेंगे? अब जरा ध्यान से सुनो। एक तरफ इवन है और दूसरी तरफ में ऑड है और दोनों को इक्वल करना है, तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन का यूज करो। सोचो 2 को 15 में कन्वर्ट करना है, तो 15/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 × 15/2 वैल्यू कितना आ जाएगा? 15, यानी कि यहां पर इस ऑक्सीजन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 15/2 से, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इधर भी 15 हो गया और इधर भी 6 2 12 एंड 3 15। अगले स्टेप में जो नंबर डिनोमिनेटर में आया है उसी से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिए। देखते हैं, पूरे को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 है, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 C6H6 प्लस 15 O2, 6 है तो ये हो गया 12 CO2 प्लस 6 H2। काम करके देखो, नंबर ऑफ एटम्स कार्बन 12, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 30, 15 2 30, 12 2 24 एंड 6 30। ये बैलेंस हो गया। वैसे भी जब कोई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो तो एलिमेंटल मॉलिक्यूल को लास्ट में बैलेंस करेंगे। एलिमेंटल मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल का 2 टाइप, इफ आइडेंटिकल टाइप ऑफ एटम्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बना है, then it is called molecule of an element और elemental molecule। जैसे O2 सिर्फ O और O के कॉम्बिनेशन से बना है, जबकि इन्हें मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट के एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो जब बैलेंस करना हो तो एलिमेंटल मॉलिक्यूल को, यानी कि इस तरह के मॉलिक्यूल को लास्ट में बैलेंस करते हैं, और अगर नहीं आ रहा है तो उसको फ्रैक्शन में कर दो। जैसे अगर मान लें कि एक तरफ में 3 है और दूसरी तरफ में 4 है, तो 3 को 4 में कन्वर्ट करना है, तो फिर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 4/3 से। तो 3 को 4/3 से कर देंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 4 बचा रह जाएगा। अब अगले स्टेप में चूंकि ये 4/3 है
तो पूरे केमिकल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट था कि फ्रैक्शन का यूज करेंगे और एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि केमिकल इक्वेशन को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, बैलेंस करने के लिए होल नंबर का यूज करना है। एक और बताते हैं आपको एग्जाम्पल, अल्कीन 10th में पढ़े होंगे आप, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन का फर्स्ट मेंबर है मीथेन और उसी का सेकंड मेंबर है इथेन। इथेन का फार्मूला होता है C2H6। C2H6 it also bonds in the presence of oxygen to give carbon dioxide and water, CO2 plus H2O। अब इस कंडीशन में इसे बैलेंस करना है, अनबैलेंस तो दिख रहा है क्योंकि कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स 2 है और यहाँ ये 1 है। इट मीन्स द केमिकल इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। C2H6 plus O2 it gives CO2 plus H2। कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स 2, यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम 6, यहाँ 2 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ऑक्सीजन, यहाँ देखो ऑक्सीजन का नंबर 4 एंड 3, 7 हो गया और यहाँ नंबर कितना है 2, वही पहले ही वाला कंसेप्ट। प्रोडक्ट साइड में 7 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट साइड में 2 है, तो 2 को 7 में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शनल नंबर का यूज करना पड़ेगा, यानी 7/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये भी 7 हो गया। अब चूंकि फ्रैक्शन में ये 2 आया है तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले एक बार में इक्वेशन लिख लेते हैं, O2 CO2 और प्लस H2। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये 2, ये 7/2 है तो आ जाएगा 7, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 CO2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6 H2। एक बार काउंट करो कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। कार्बन 4, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 14, 4 2 8 एंड 6 14, यानी कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। तो आपके लेवल में जितना न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है उसे सोल्व करने के लिए बैलेंसिंग का इतना कंसेप्ट सफिशिएंट है। एक चीज और, बैलेंसिंग में पहले ही बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ये भी यूज होता है, जो रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे। कई जगह पर कुछ एक केमिकल इक्वेशन में H+ आयन, OH- आयन एंड H2O हमें अपनी तरफ से ऐड करना पड़ता है। तो हो सकता है कि उस तरीके का इक्वेशन पर अगर आप चले गए तो आपसे बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि वहां तो एडिशनली ऐड करना पड़ता है H+, OH- H2O रिक्वायरमेंट के अनुसार से, और कब कहां ऐड करना पड़ेगा ये हम लोग को रिडॉक्स रिएक्शन में पता चलेगा। तो इसीलिए बैलेंसिंग में उन सब क्वेश्चन को आप बैलेंस करो जो आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है, उसी पे कंसंट्रेट करो। ऐसा नहीं कि आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का क्वेश्चन निकाल लिए फिर सर ये बैलेंस नहीं हो रहा है मल्टीप्लाई करें, तो होगा ही नहीं, उसके लिए तो अलग मेथड ही अप्लाई किया गया है। इसलिए उस तरफ में नहीं जाओ, इसी पर करो, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज ये बैलेंसिंग तक का पोर्शन हम लोग कंप्लीट किए। अब अगले क्लास में इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे, यानी कैलकुलेशन रिलेटेड टू केमिकल इक्वेशन। आज यहीं तक, थैंक यू।